प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच क्या बातचीत होगी? कौन से नए समझौतों पर मुहर लगेगी? कौन से पुराने रखरखाव बिखर जाएंगे? किन मुद्दों पर कौन सा पक्ष कॉम्प्रोमाइज़ करेगा? कौन अपनी जिद पर बना रहेगा? अगले 5 साल तक दोनों देशों के रिश्तों की शक्ल कैसी रहने वाली है? यही सारे सवाल अभी लोगों के जहन में बने हुए हैं, क्योंकि पीएम मोदी आज के दिन यानी 12 फरवरी को अमेरिका पहुंच जाएंगे। हमने इन सारे सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश की, इन पर जमी धुंध कुछ हद तक हटाने की कोशिश की। इसके लिए हमने अमेरिका की डेलावेयर यूनिवर्सिटी में इंटरनेशनल रिलेशंस के प्रोफेसर डॉक्टर मुक्तदर खान से बात की। उनसे एक एक करके कई सारे सवाल पूछे। सबसे पहला और शायद सबसे ज़रूरी सवाल, क्या भारत अवैध प्रवासियों के साथ जो बर्ताव हुआ उसके खिलाफ आपत्ति जता सकता है? आप जानते हैं 5 फरवरी को अवैध प्रवासियों से भरी पहली प्लेन अमेरिका से भारत आई थी। इस दौरान उनके साथ जो बर्ताव हुआ उसको लेकर ढेर सारे सवाल उठाए गए। क्या अब भारत इस मुद्दे पर सवाल उठा सकता है या नहीं? नहीं सर। इंडिया को स्पेशली इमिग्रेशन को लेकर इंडिया के लिए दे विल हैव टू बी प्लेइंग मतलब केयरफुली। तो एक अमेरिका ने वीजा बहुत स्लो कर दिए और प्रोसेसिंग बहुत स्लो कर दिए। इंडियंस को ग्रीन कार्ड मिलते हुए 100 साल लग जा रहे हैं बाज वक्त। कैन यू इमेजिन के 100 साल आप आपके नेक्स्ट जनरेशन को नहीं मिलेगा। तो अमेरिका हैज स्लो डाउन मेनी थिंग्स, विजिट वीजा, बिजनेस वीजा, वर्क वीजा। ये तो लीगल इमिग्रेशन है। और इलीगल इमिग्रेशन जो इंडिया से आया है वो 7,25,000 ऐसे लोग हैं इंडिया से यहाँ पर जिनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं। दे शुड नॉट बी हेयर, दे आर ब्रेकिंग अमेरिकाज लॉज। और ए वास्ट मेजॉरिटी, जो सबसे बड़ा तबका है, देखिए 3 स्टेट से आते हैं ये लोग, गुजरात, हरियाणा और पंजाब से। सबसे ज्यादा गुजरात से आए, मोदी के स्टेट से। तो देर इज मतलब प्राइम मिनिस्टर मोदी के लिए, कैन यू इमेजिन अगर ट्रम्प पलट के पूछे इजंट इट फ्रॉम योर स्टेट दैट ऑल ऑफ दीज पीपल कम, वो क्या जवाब देंगे? और ये मॉडल स्टेट है ना, इंडिया का मॉडल स्टेट है जिसपे सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट, अगर आपने पिछले 5-6 साल से देखा, जितने भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स आता है वो गुजरात की तरफ जाता है। वहां पे एक शहर भी बनाया है गिफ्ट सिटी नाम का, गुजरात का फॉरेन इन्वेस्टमेंट। उसके बावजूद गुजरात इज द बेस्ट स्टेट और वहां से सबसे ज्यादा इलीगल इमिग्रेंट्स आए। ये थोड़ी शर्म की बात है इंडिया के लिए, क्योंकि पढ़े लिखे लोग ये कह रहे हैं कि हम इंडिया में इंजीनियर रहने के बजाय हम अमेरिका में गैर कानूनी तौर पे वेटरगिरी करने के लिए तैयार हैं। सो दैट इज वेयर इंडिया इज गोइंग टू हैव डिफिकल्टी। लेकिन ये दो लफ्ज एक नए डॉक्टर जयशंकर ने शुरू किए हैं। एक मोबिलिटी, मोबिलिटी अगर आपने गौर किया होगा, इज टॉकिंग अबाउट मोबिलिटी। मोबिलिटी इसलिए जरूरी है कि इंडिया के 1 करोड़ लोग बाहर काम करते हैं। दुबई में ले लें आप, या सऊदी अरब में ले लें, हर जगह, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया में अब जहां भी क्रिकेट मैचेस हो रहे हैं, देयर आर मोर इंडियंस देन द लोकल्स। आप देखें, एमसीजी का जो टेस्ट मैच था, इट वाज ऑल इंडिया। ऐसा लग रहा था कि कलकत्ता में हो रहा है मैच, राइट? तो ये स्टूडेंट्स हैं और दीज आर ऑल इंडियंस हु आर वर्किंग देयर इन टेक इंडस्ट्री। सोचिए अगर ये वापिस इंडिया आ जाते हैं तो आपको 1 करोड़ और जॉब्स क्रिएट करना पड़ता है इनके लिए। सो इंडिया इज यूजिंग द डायस्पोरा और इंटरनेशनली टू क्रिएट जॉब्स फॉर इट्स ओन पीपल। तो इस पे मुद्दे जरूर छेड़ेंगे अगर इंडिया कहेगी अमेरिका को, ट्रंप को, कि भाई देखिए, आप टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, कोऑपरेशन की बात कर रहे हैं, तो हमको मोबिलिटी चाहिए। तो एक लफ्ज मोबिलिटी है और दूसरा वो लफ्ज इलीगल इमिग्रेशन इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, वो इरेगुलर इमिग्रेशन कर रहे हैं। क्या मतलब इरेगुलर क्या हो गया? क्या ये लफ्ज बांग्लादेशियों के लिए भी इस्तेमाल किया जाएगा? उनको तो दिमक कह दिया अमित शाह ने। सो कैन यू इमेजिन द सेम एनालॉजी अप्लाइज हियर। तो तो वो इमिग्रेशन को लेकर दे विल हैव सम डिस्कशंस। लेकिन आई डोंट थिंक कि इंडिया शिकायत करेगी, क्योंकि वो डेलिब्रेट कर रहे हैं, ह्यूमिलिएट करने के लिए किया है उन्होंने। और जवाब जिस तरह से कोलंबिया के प्रेसिडेंट ने दिया वो बड़ा सख्त जवाब था। लेकिन सख्त जवाब की कीमत ये है कि अब वो अपने जहाज भी जा रहे हैं, इंक्लूडिंग द प्रेसिडेंशियल प्लान। तो अब इंडिया को भेजना पड़ेगा। अब इंडिया सोच रहा है कि भाई 18,000 लोगों को या और 1-2 लाख को ये डिपोर्ट कर देते तो हमारा तो बिल काफी महंगा हो जाएगा, राइट? इफ इंडिया स्टार्ट सेंडिंग प्लेन्स टू पिक देम अप। सो सो दैट इज। अब मैं सुन रहा था रणधीर जायसवाल को, वो कह रहे थे कि अब इंडिया में जो डंकी के एजेंट्स वगैरह हैं, अब उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, क्योंकि दे आर बेसिकली वायलेटिंग अमेरिकन लॉ। दूसरा सवाल, डोनाल्ड ट्रंप भारत को बिगेस्ट टैरिफ अब्यूजर कहते हैं।
ट्रंप ट्रेड डेफिसिट को भी कम करने की बात करते हैं। अमेरिका का भारत के साथ $46 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट है, यानी भारत अमेरिका से इंपोर्ट कम करता है और एक्सपोर्ट ज़्यादा। इन सबको देखते हुए क्या टैरिफ वाले मुद्दे पर भारत के पक्ष में नेगोशिएशन हो जाएगी या भारत को ही कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ सकता है? ओवरऑल ट्रेड के मुद्दे पर क्या कुछ बात हो सकती है? तो ये दोनों, अगर आपने जो रीड आउट पढ़ा है व्हाइट हाउस का, जो डोनाल्ड ट्रंप की टेलीफोन पे बात हुई मोदी से, जिसके बाद उन्होंने अनाउंस किया कि मोदी इज कमिंग टू सी मी इन द व्हाइट हाउस, तो उसमें उन्होंने लिखा कि आई रेज द इश्यू ऑफ फेयर ट्रेड। तो ये दोनों मुद्दे, टैरिफ्स के और डेफिसिट के, दे आर रेज्ड इन इंडिया के। अगर आप टॉप 10 इंपोर्ट एक्सपोर्ट ट्रेडिंग पार्टनर्स को देखेंगे, तो इंडिया हैज ए ट्रेड सरप्लस विथ ओनली वन कंट्री, वो यूएस है। मैं अमेरिकन साइड पे देख रहा था, अमेरिका का जो डेटा है उसके मुताबिक 2024 में इंडिया हैज ए $45 बिलियन सरप्लस। तो $100 बिलियन के करीब ट्रेड है। तो यू कैन सी इट इज बेसिकली 80-40 ऐसा हो रहा है, राइट? तो नियरली डबल है इंडिया एक्सपोर्ट्स। एंड इंडिया के, मैं देख रहा था डेटा कि इंडिया हैज वन ऑफ द हाईएस्ट टैरिफ्स दुनिया में। सो अगर आप यूरोपियन मुल्कों को देखें तो 4-4.5%, 2.5%, 3% ऐसा है। इंडिया 12% से ज्यादा एवरेज करता है टैरिफ्स पर। सो इसके बावजूद इंडिया इज ए नेट इंपोर्टिंग कंट्री, नॉट एन एक्सपोर्टर। तो ये दोनों चीजों से वो बहुत नाराज है। तो टैरिफ तो इंडिया ने ऑलरेडी चंद चीजों पे कम कर दिया है ऑलरेडी प्रीएम्प्टिवली। तो लेकिन वो डेफिसिट के लिए व्हाट ही इज गोइंग टू डिमांड इज कि इंडिया स्टार्ट बाइंग थिंग्स। तो अब तेल रशिया से तो नहीं आएगा, सैंक्शन जो बाइडन लगा के गए हैं। तो शायद गोइंग, इंस्टेड ऑफ गोइंग बैक टू इराक या ओमान या यूएई, जहां से इंडिया पहले तेल खरीदता था, सऊदी अरेबिया, आई थिंक इंडिया विल बाय सम ऑयल। अगर महंगा महंगा भी पड़े, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन पूरा अटलांटिक ओशन क्रॉस करके आना पड़ेगा ना, तो द कॉस्ट विल गो अप। तो दे विल स्टिल प्रोबेबली बाय मोर ऑयल फ्रॉम द यूएस। वो एक चीज करेंगे। और दूसरी चीजें, आई डोंट नो व्हाट द शॉपिंग लिस्ट इज, कि क्या और हथियार खरीदेंगे, क्या ड्रोन्स का ऑर्डर डबल कर देंगे। सो दे विल ट्राई टू शॉप मोर, इंपोर्ट मोर एंड ट्राई टू रिड्यूस द डेफिसिट। और वो शॉपिंग इज ऑल्सो ए वे टू मेक ट्रम्प काम डाउन, मतलब उनका जो टेम्परेचर है थोड़ा वो कम होने वाला है। सो ये 2-3 मुद्दे तो हैं ही। तो जो ट्रम्प के लिए है, इंडिया के लिए भी मुद्दे हैं कि भाई कई टेक्नोलॉजी ट्रांसफर जो करने वाला थे बाइडेन के एडमिनिस्ट्रेशन, F414 जो फाइटर जेट्स के इंजन थे, वो अभी तक वो डील नहीं हुई, जिसके वजह से इस इंडिया के तेजस 2 रुके हुए हैं, मैन्युफैक्चरिंग वो नहीं बन रहे हैं। तो देर आर सम ऑफ स्लोइंग डाउन ऑफ इंडिया के एंड पर। इंडियन एयरफोर्स इज गेटिंग वेरी नर्वस के उनके पास उतने मतलब स्क्वाड्रंस नहीं है जितने होने चाहिए। इट इज बिकॉज तेजस 2 इज नॉट येट रेडी। 2017 से वो वेट कर रहे हैं। सो देर आर सम प्रॉब्लम्स इंडिया के लिए, एंड सो दे विल ब्रिंग दोज इश्यूज अप। इंडिया इज ट्राइंग टू अवॉइड टैरिफ्स, क्योंकि ट्रम्प ने जो कहा है कि एक बेसलाइन टैरिफ वो जरूर लगा देंगे सारी दुनिया पर, तो उससे इंडिया को एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा। लेकिन इंडिया जो ज्यादा टैरिफ ले रहा है, उसकी वजह से वो और इंडिया पे अलग से टैरिफ लगाएंगे, वो नेगोशिएट कर सकते हैं। दूसरा चीज ये है कि वी आर ऑल्सो टॉकिंग अबाउट ब्रिक्स। ब्रिक्स में डी डॉलराइजेशन की वजह से वो कह रहे थे 100% टैरिफ लगा दूंगा। तो उसके बाद से तो बोलती बिल्कुल बदल गई, ओ वी वांट टू स्ट्रेंथन डॉलर, वी डोंट वांट अ वीक डॉलर। 2-3 बयान डॉक्टर जयशंकर के आ चुके हैं। हालांकि उससे पहले इंडिया बहुत उड़ रहा था इस मसले पर कि हम डी डॉलराइजेशन कर देंगे, ये वो नहीं हुआ। रशिया के साथ भी कई बार जो तेल खरीदे हैं वो युआन में खरीदे हैं या दिरहम में खरीदे, लेकिन डॉलराइजेशन में इनवॉइसिंग डॉलर्स में ही हो रही है, पेमेंट हो रहा है। जैसा फॉर एग्जांपल, अगर आपसे मैं पैसे लेता है इस इंटरव्यू के, तो ये डिस्कशन डॉलर में करते हैं। मैं बोला ठीक है, मैं आपसे $50 लूंगा मैं 10 मिनट के। लेकिन आप कहेंगे वो तो ठीक है खान साहब, लेकिन मेरे पास रुपये है, अगर आप रुपये नहीं चाहिए तो मैं दुबई गया था, मेरे पास दिरहम है, आप दिरहम ले लेंगे। आई विल से यस, बट मेरे दिमाग में $50 का दिरहम कितने हुए। डू यू सी व्हाट आई मीन? कि मतलब देयर इज नो, मेरी मेरी कोई इनवॉइसिंग ही नहीं है दिरहम में। लाइक आई डोंट नो व्हाट आई शुड चार्ज इन दिरहम, आई विल चार्ज इन डॉलर देन कन्वर्ट टू दिरहम। तो वो वैसे भी वो ही हो रहा है। ये जितने भी ब्रिक्स कंट्रीज हैं उनकी इनवॉइसिंग डॉलर में हो रही है, लेकिन पेमेंट्स आर इन डिफरेंट करेंसीज। तो डोनाल्ड ट्रंप उसका भी मुद्दा शायद उठा ले, वी डोंट नो दैट, इट डिपेंड्स ऑन
क्योंकि वो फॉलो नहीं करते, उनको जो ब्रीफ देंगे वो पढ़ेंगे नहीं। सो जो भी उनके टॉप ऑफ द माइंड है वो निकलेंगे। सो यू ही इज गोइंग टू से समथिंग अनप्रेडिक्टेबल एंड इट विल बी। मोदी थोड़ा एक्सपीरियंस्ड आदमी है, काफी समझदार इस मामले में, ही इज वेरी क्लेवर, तो आई थिंक ही विल मैनेज इस तरह की चीजें। जैसा आज किंग अब्दुल्ला बैठे हुए थे, ऐसा वो कार की लाइट्स में हिरन नहीं आ जाता रोड पर कि कहाँ जाओ, वैसे लग रहे थे बेचारे किंग अब्दुल्ला। ही डिडंट नो वेयर टू गो, व्हाट टू से। हालांकि काफी आर्टिकुलेट आदमी है, बट मोदी इज मोर एक्सपीरियंस, ही विल हैंडल हिम वेल। और दोस्ती भी, एटलीस्ट कहते हैं कि दोस्ती है, वी विल सी व्हाट हैपेंस। बट ये मुद्दे तो हैं, इससे हट के भी और दो चार मुद्दे हैं जो इंडिया की मीडिया कह रही है कि अदानी का मसला उठाएगा, अजीत डोवल के खिलाफ जो केस है वो मुद्दा भी उठाएंगे या नहीं, वी डोंट नो। अगला सवाल चाबहार पोर्ट को लेकर है। पिछले टर्म में डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर प्रतिबंध लगाए थे, लेकिन भारत पर नरमी बरतते हुए भारत को चाबहार पोर्ट पर छूट दी थी। चाबहार ईरान का एक बंदरगाह है, इसको भारत अपने पैसे से डेवलप कर रहा है। पिछले साल मई महीने में ही भारत ने इस पर लगभग 1,000 करोड़ रुपए निवेश करने का ऐलान किया था। पर अब ट्रंप के एक फैसले की वजह से भारत का इस पोर्ट से नियंत्रण जा सकता है। अगर ऐसा हुआ तो भारत को सैकड़ों करोड़ का नुकसान हो सकता है। क्या पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात में चाबहार पोर्ट को लेकर भी नेगोशिएशन हो सकती है? देखिए, ईरान के साथ जो कंसेशन मिला है इंडिया को, सिर्फ चाबहार के मामले में जो वेवर था, इट वाज ओनली अबाउट चाबहार पोर्ट। लेकिन इंडिया कुड नॉट बाय ऑयल फ्रॉम ईरान। तो जो वेवर मिला इंडिया को, इट वाज फॉर इंडिया टू पुट मनी इनटू ईरान एंड इन्वेस्ट इन मेकिंग वो पोर्ट, नॉट बाय ऑयल जिससे ईरान को कैश मिल जाए। समझ रहे हैं? ये कैश इंडिया इज नॉट गोइंग टू गिव देम मनी। ये ले 125 मिलियन की जो डील है वो 10 साल के ऊपर कुछ चीजें बनती जाएंगी। ठीक है, एक एक्स्ट्रा पोर्ट आ जाएगा ईरान में, मतलब एक जेट्टी, दो जेट्टीज हैं उसमें, चाबहार में, एक इंडिया बना रहा है। लेकिन इस बार जो उसकी लैंग्वेज में जो पढ़ा, वो जो नेशनल सिक्योरिटी मेमोरेंडम है, अगर आप उसमें पढ़े तो उसमें वो लिखा हुआ है कि दिस मेमोरेंडम ऑथराइजेस द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट टू आइदर मॉडिफाई या रेसिंड, यानी या तो वो जो वेवर था उसको वो मॉडिफाई कर दे या वापस कर ले। सो बेसिकली विच मीन्स कि ट्रम्प हैज लेफ्ट इट टू रूबियो टू नेगोशिएट। तो रूबियो कुछ और दूसरी चीजें डिमांड करेंगे, वो चीजें अगर नहीं मिले तो ये चाबहार पोर्ट पे सैंक्शंस लग जाएंगे। तो इट इज इन द नेगोशिएशन, तो वो कार्ड की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं उसको, बिकॉज इनको कुछ, अमेरिका को नुकसान नहीं होगा, फायदा भी नहीं होगा। मतलब दे विल पुट प्रेशर ऑन ईरान एंड इट विल पुट प्रेशर ऑन इंडिया। सो आई थिंक दैट इज बहुत केयरफुली लिखा गया। आई वाज क्वाइट इम्प्रेस्ड वो जो मेमो पढ़ा। दूसरे जो मेमोस है, जैसा कि गादा के प्लान के वगैरह, जरा सोचे बगैर वो मतलब इट लुक्स एज इफ ही इज नॉट थॉट इट थ्रू। लेकिन वो मेमोरेंडम जो था, इट इज वेरी वेल थॉट। मेरे ख्याल से वो पहले ही लिखा गया किसी थिंक टैंक में, मतलब बिफोर द इलेक्शन। अगर इलेक्शन जीते तो रेडी, तो थिंक टैंक्स में यही करते हैं हम लोग, बैठ के लिख लेते हैं पॉलिसी वगैरह। अगर वो जीत जाए तो यू गिव इट इमीडिएटली। मतलब आपको पता है, मुझे याद है मैं ब्रुकिंग्स में था, तो थोड़ी देर हो गई थी, 6, 6:30 बज गए थे। तो व्हाइट हाउस से फोन आया, तो वो इत्तेफाक से वो सिक्योरिटी का बंदा था, सेक्रेटरी सब चले गए थे, तो सिक्योरिटी का बंदा मुझे आके कहा कि फोन कॉल फ्रॉम द व्हाइट हाउस, दे वांट समथिंग ऑन एक पॉलिसी जो मैं आपको बता नहीं सकता किस पे था, वो चाहिए पेपर उनको। तो मैं उस डिवीजन का भी नहीं था, मैं सिर्फ ऑफिस में बैठा हुआ था। तो मैं उस फील्ड के जो जिस डिसिप्लिन में वो चाह रहे थे उनको फोन किया। तो उसने कहा कि सिक्योरिटी गार्ड से खोलो, कि दरवाजा खोले, वहां पे फाइल है, इट्स इन द टॉप ड्रॉर, जस्ट पुल इट आउट एंड फैक्स इट टू द व्हाइट हाउस। तो वो मैं देखा, वो डेट एटलीस्ट 6 महीने पहले ब्रुकिंग्स में किसी ने ऑलरेडी एक पॉलिसी लिख चुके थे वो। एंड वो व्हाइट हाउस को पता था कि इनके पास है वो पॉलिसी, दे वर नॉट इंटरेस्टेड। देन सडनली सिचुएशन ऐसा हुआ कि दे वांटेड इट एंड वी फैक्स्ड इट। और पता है मतलब जब वो पॉलिसी वहां गई, तो जब प्रेसिडेंट, जब डब्ल्यू बुश थे, तो कह रहे थे, मैं तो नहीं देखा, लेकिन कि वो जब पढ़ रहे थे तो ब्रुकिंग्स का लेटर हेड था, और वो मतलब वो थिंक टैंक का लेटर हेड था, और व्हाइट हाउस का लेटर हेड नहीं था, तो उन्होंने ट्रांसफर भी नहीं किया। सो समटाइम्स पीपल हैव। तो मैं ये मेमोरेंडम देख रहा था कि आई थिंक इट वाज रिटन या तो हेरिटेज फाउंडेशन से, या जो प्रोजेक्ट 2025 है, उनमें से किसी ने ऑलरेडी इसको लिख के रखा हुआ था। इट इज वेरी वेल क्राफ्टेड है, वो सीरियस डॉक्यूमेंट है।
एंड उसमें इंडिया के लिए नेगोशिएशन का रूम है, मतलब इट्स नॉट अ स्ट्रेट अप थिंग। तो whoever was writing that kept in mind कि ये इंडिया को अफेक्ट करता है, इंडिया का नाम नहीं है उस क्लॉज में। अगला सवाल H1B वीजा को लेकर है। भारत H1B वीजा का बड़ा बेनिफिशियरी है। साल 2023 में अमेरिका ने 3,86,000 H1B वीजा दिए थे। इनमें से 3/4 वीजा भारतीयों के हिस्से आए थे। H1B वीजा के तहत ही स्किल्ड वर्कर्स अमेरिका में दाखिल होते हैं। अमेरिका में मैक्सिकन लोगों के बाद भारतीय दूसरे सबसे बड़े अप्रवासी समूह हैं। कई अमेरिकियों को यह डर है कि अप्रवासियों का बढ़ना रोजगार को नुकसान पहुंचा सकता है। क्या H1B वीजा को लेकर भी बात हो सकती है और क्या इस पर ट्रंप की ओर से फेवरेबल रुख की उम्मीद की जा सकती है? देखिए, H1B का प्रॉब्लम ऐसा है कि उसको अब्यूज बहुत कर दिया गया है, H1B को इस्तेमाल। आपने, आई डोंट नो वेदर आपने सुना कि प्रिंसटन में, टेक्सास में प्रिंसटन नाम की एक जगह है, वहाँ पे ऐसे लोग पकड़े गए जो एक एक घर में 20-20 25-25 प्रोग्रामर्स बैठे हुए हैं, इंडिया से थे वो। उनको ये, मतलब ये जो लेकर आते, जो H1B आपको आता है ना, तो यू में, तो देर आर सम लोग जो आपको हायर करते हैं, ठीक है। फिर वो उनके पास खाली एक्सपर्ट्स होते हैं, फिर वो आपको दूसरी कंपनी को देते हैं। तो लेट्स से कि वो आपको $50 पर घंटा दे रहे हैं, आपको वो दे देते हैं माइक्रोसॉफ्ट को या उठा के टेस्ला को फॉर 300 $500 $600 एन आवर। फिर वो उस पे आप पे वो पैसे बनाते हैं, राइट। सो इस तरह के फर्म्स है, तो वो H1B पे भरते जा रहे हैं लोगों को। तो इंडिया से तकरीबन 90% लोग इंडिया से आते हैं, मोस्ट ऑफ देम आर टेक पीपल। तो उसमें क्या हो रहा है कि छोटे छोटे कामों पर भी लेकर आ रहे हैं, तो और बहुत कम पैसों पे आ जा रहे हैं इंडिया से लोग, 70,000 $80,000 पे आ जा रहे हैं लोग। एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दैट, यहाँ पे जो लोग हैं उनको जॉब्स नहीं मिल रहे हैं, एंड दे आर नॉट हाईली स्किल्ड जॉब्स भी नहीं है, बस दे आर नॉट ऑल वेरी स्किल्ड। तो इलॉन मस्क कह रहा है कि दीज आर बीइंग एक्सप्लॉइटेड, तो ही वांट्स टू हैव एन ऑडिट ऑफ दैट आल्सो, क्योंकि एक्सप्लॉइट कितना हो रहा है। दूसरी चीज, यहाँ पे कई केसेस हो चुके हैं कि थोड़ा डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, क्योंकि तकरीबन 2/3 या 1/3 इंजीनियर्स ऑफ सिलिकॉन वैली में इंडिया से है। तो हायर भी इंडियंस कर रहे हैं, तो वो इंडियंस को ही हायर कर रहे हैं। तो दूसरे लोग कह रहे हैं कि एक्चुअली यहाँ पे आके रेशियल डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं, कि मतलब लोकल्स को नहीं हायर करके इंडियंस को हायर कर, इवन इफ दे आर हायरिंग लोकली वो इंडियंस को हायर कर रहे हैं। फिर बाज जगहों पर कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के केसेस भी हो चुके हैं। तो इंडियंस इंडियंस को हायर कर रहे हैं, लेकिन हायरिंग में कास्ट डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं अगेंस्ट अदर इंडियंस। तो इट्स बिकम क्वाइट अ मेस हो गया है वो H1B का। तो जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने तवज्जो नहीं दी, और मैगा के लोग उसके खिलाफ जा रहे हैं। एंड ट्रम्प और इलॉन मस्क आर इन फेवर ऑफ H1B, बट दे एग्री कि उसको रिफॉर्म की जरूरत है। लेकिन स्टीव बैनन जैसे लोग उसके बिल्कुल सख्ती से खिलाफ है, और उसके वजह से काफी रेसिज्म का इजहार हुआ है यहाँ पर, खासतौर से ट्रम्प। इंडिया में तो ट्रम्प को बाद लोग खुदा समझते हैं, पूजा भी करते हैं डोनाल्ड ट्रम्प की, लेकिन जो डोनाल्ड ट्रम्प के असल कोर सपोर्टर्स हैं वो बहुत एंटी एंटी हिंदू भी है, एंटी इंडियन भी है। अब एक आखिरी सवाल और, अगर जो बाइडेन के कार्यकाल से डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल में तुलना करें तो कितनी उम्मीद है कि भारत के साथ पार्टनरशिप में चेंजेस आए? पावर डायनेमिक्स किस हद तक डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल में बदल सकती है? अगले 5 साल किस तरह दिखाई देंगे? क्या शक्ल हो सकती है? इंडिया पर बाइडेन डजन लाइक, लेकिन बाइडेन ने बहुत कंसेशंस किए इंडिया पे। गुरपत वांटिंग पन्नों का बारे में एक भी पब्लिक स्टेटमेंट आपको नहीं मिला बाइडेन से, हालांकि ट्रूडो बार बार पब्लिक बयान देते रहे हैं। तो देर हैव बीन अ लॉट ऑफ अकोमोडेशन। G20 के स्टेटमेंट के वक्त बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने काफी अकोमोडेट किया। ये देखिए, अब ये पूरे टैरिफ के बारे में बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने कुछ नहीं कहा। तो देर आर मेनी अदर थिंग्स दैट इंडिया हैज टेकन एडवांटेज ऑफ, H1B का ले ले या इलीगल इमिग्रेशन, इन सारी चीजों पे बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने इंडिया के खिलाफ एक लफ्ज भी नहीं उठाया। डोनाल्ड ट्रंप तो टारगेट कर रहे हैं ना ये सारी चीजें। अच्छा, बाहर पोर्ट पे तो स्पेसिफिक उन्होंने टारगेट भी किया है। सो व्हाट इज हैपनिंग इज के बहुत ही रेसिस्ट, एंटाई, मतलब दे आर वाइट सुप्रीमेसिस्ट भरे हुए हैं। आपने देखा इलॉन मस्क का नाजी सलूट। खैर, इंडिया में तो हिटलर को भी पसंद करते हैं राइट विंग। आई डोंट नो व्हाई, बिकॉज दे थिंक के ये लोग सिर्फ मुसलमानों से नफरत करते हैं इसलिए पसंद है इनको नो, दे
सारे ब्राउन और सारे कालों से नफरत करते हैं, एंड दे डोंट मेक ए डिस्टिंक्शन कि ये हिंदू है या सिख है या बुद्धिस्ट है या जैन है या मुस्लिम है। सो दीज आर वेरी रेसिस्ट पीपल। और मुझे लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप का जो एडमिनिस्ट्रेशन है सेकेंड टर्म विल बी वेरी टफ ऑन इंडिया फॉर मेनी रीजंस, डायरेक्टली भी और इनडायरेक्टली भी। जो जो अनसर्टेनिटी जो वो पैदा करेंगे इंटरनेशनल रेल में, वो विल हर्ट इंडियाज बिजनेस, इंडियाज इकोनॉमी। और ये बात है कि ह्यूमन राइट्स के बारे में वो कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि वो खुद ह्यूमन राइट्स यहाँ पे भी वायलेट करने वाले हैं डोनाल्ड ट्रम्प। सो ही इज नॉट गोइंग टू रेज एनी ऑफ दोज इश्यूज। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को डिपोर्ट कर रहे हैं फॉर बीइंग क्रिटिकल ऑफ इजराइल। तो ऐसे कई ह्यूमन राइट्स सिचुएशन डोनाल्ड ट्रम्प, तो एक ही फायदा होने वाला है ट्रम्प से कि वो ह्यूमन राइट्स सिचुएशन पे इंडिया पे वो कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन बिजनेस को लेकर, ट्रेड को लेकर वो इंडिया पे जरूर दबाव डालेंगे। सो इट्स गोइंग टू बी डिफिकल्ट। और दूसरी चीज ये है कि इंडिया में सीरियस डिस्कशन नहीं हो रहे बास चीजों पे। इंडिया की इकोनॉमी स्लोइंग डाउन, 6.5 से 5.4% हो गया सेकेंड क्वार्टर में। पिछले अक्टूबर से लेके अभी तक फॉरेन इन्वेस्टमेंट भागे जा रहे हैं इंडिया से। प्राइवेट इन्वेस्टर्स, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कम हो गई है। जो आती है ना, जो इतना अखबारात में आते हैं, वो मॉरिशियस और सिंगापुर से आते हैं। वो अदानी और अंबानी के पैसे हैं जो इंडिया में टैक्स बचाने के लिए वो रीराउट करके वापस लेकर आ रहे हैं। सो दोज आर नॉट सीरियस फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स। तो ऐसी सूरत हाल में व्हेन द इंडियन इकोनॉमी इज स्लोइंग डाउन, जॉब मार्केट इज बैड, और इंडिया की गवर्नमेंट अब बिल्कुल सोशलिस्ट हो गई है। अगर आप पिछला बजट अगर देखें, लाभार्थी जो पॉलिसीज हैं, दीज आर ऑल वेलफेयर पॉलिसीज। ये राइट विंग गवर्नमेंट्स की नहीं होते, फ्री मार्केट की। सो देयर इज गोइंग टू बी अ लॉट ऑफ टेंशन ऑन द बिजनेस इशू। तो इंडिया के लिए दे हैव टू मैनेज ट्रम्प, एंड दे आर ट्राइंग वेरी हार्ड, इसमें कोई शक की बात नहीं है। फुल मार्क्स टू डॉक्टर जयशंकर के। इतने चक्कर हैं हमारे दिल्ली के, बार बार, मतलब सबसे ज्यादा कोई और फॉरेन मिनिस्टर इतनी चक्कर नहीं काटा। वॉशिंगटन डीसी के अक्टूबर में भी आए, सितंबर में भी आए, फिर अभी मतलब दिसंबर में आए, फिर जनवरी में। हर महीना आए हैं वो टू वॉशिंगटन। इज ट्राइंग टू बिल्ड रिलेशंस, बिकॉज इंडिया की डेवलपमेंट के लिए स्ट्रेटेजिक और टेक्निकल अमेरिका इज वेरी एसेंशियल। ये तो हुए हमारे सवाल और एक्सपर्ट के जवाब। इन सारे सवालों के आधिकारिक तौर पर जवाब तो अगले 2 दिनों में मिल जाएंगे, जब डोनाल्ड ट्रंप की प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात होगी। इन सारी चीज़ों पर जो भी अपडेट्स आएंगे वो हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। हमारे साथ कैमरे पर थे राशिद। देखते रहिए दी ललन टॉक।